साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए, रिलेट तो होता हुआ ये दिखता है कि किस तरह से एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और मीडिया पर उसका प्रचार और मोदी जी का ब्रांड का गुब्बारा फुलाया गया, ये कहीं ना कहीं टूल किट नजर आता है। अब नजर आता है कि आपने कहा कि कहीं पर किसी ने कोई वीडियो फेक जारी किया। अरे भाई, पिछले 10 साल से तो पूरा हिंदुस्तान फेक वीडियो की फैक्ट्री से ही जूझ रहा है जो भाजपा चलाती है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो दिल्ली पुलिस ने उसका संज्ञान लिया है। क्या उस वीडियो के आधार पर किसी ने कोई भाषण दिया? क्या उस वीडियो का किसी ने कोई उल्लेख किया? क्या राहुल गांधी जी ने या किसी भी कार्यकर्ता ने कहा कि ऐसा वीडियो वहां पर आया है? मुझे तो आज पता चला है कि इस तरह का कोई वीडियो जो है वो पूरी तरह से फेक था और इसका हमें फायदा मिला। वीडियो फेक था, गलत था, दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया, ये तमाम चर्चाएं आई यहां पर मीडिया के अंदर। मुझे लगता है कि आज जो ब्रांड मोदी गुब्बारा है उसको पूरी तरह से किसी तरह से जो फट गया है, दोबारा से उसको हवा भरने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा बात नहीं है। ये केवल एक कारण, एक फेक वीडियो आ गया उसकी वजह से पूरा चुनाव प्रचार जो है बदल गया और चुनाव बदल गया, ये गलत है। तमाम जो अयोध्या के सांसद से लेकर एक इनकी सांसद प्रत्याशी जो राजस्थान से थी और तमाम इनके जो प्रत्याशी थे, उन्होंने संविधान के ऊपर चुनाव के पहले और दूसरे चरण में जिस तरह के भाषण दिए, उससे देश को पता चला कि इनकी असली मंशा क्या है और 400 पार का नारा ये क्यों दे रहे हैं। 400 पार देंगे तो क्या होगा? अभी इनको कहावत में भी हिंदू और मुसलमान नजर आते हैं। जिस पार्टी की ऐसी सोच हो, ऐसे प्रवक्ताओं की, उनको कहावत में भी हिंदू और मुसलमान नजर आते हैं। मुझे लगता है कि वो काला दिवस ही मना सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार आरएसएस से हैं और आरएसएस हमेशा से काली सोच है और काला ही उनका पूरा कृत्य है। ये काले दिन ही मनाएंगे, काले दिवस ही मनाएंगे। 10 साल सत्ता में रह के तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, उसके बाद भी काले दिवस ही मनाएंगे। यू आर राइट ब्रो। मैं तो अभी देख ही रहा था कि किस तरह से मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी ने, मैं 3-4 पत्र उनके पढ़े अभी 1-2 दिन के अंदर। हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति उनकी एक किताब है, आरएसएस के चीफ हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी को 2 पत्र लिखे, दोनों में कहा कि हम पूरी तरह से ये जो आपातकाल है इसका समर्थन करते हैं कि हमारा कोई बिहार आंदोलन, तमिलनाडु आंदोलन, यूपी आंदोलन किसी से कोई लेना देना नहीं है और हम इंदिरा जी आपके साथ खड़े हुए हैं। 2 पत्र तो मैंने अभी देखे कि किस तरह से हैं। मुस्लिम आरक्षण का समर्थन तो भाजपा करती है। मुस्लिम आरक्षण का, जिसने 4% मुस्लिम आरक्षण सामाजिक आधार पर कर्नाटक में दिया, उनके साथ तो सरकार में अभी ये बैठे हुए थे और सरकार में पूरी तरह से अभी मिलकर कर्नाटक में चुनाव लड़ा है। और इनका जो 5 पार्टियों का एक मैनिफेस्टो जो आंध्र प्रदेश के अंदर आया, उसमें भी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात थी। हमने नहीं की, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करके हिंदू मुस्लिम करना इनका पुराना काम है। तमिलनाडु में भी भ्रामक आंकड़े दे रहे हैं। अरे भाई, हम तो लड़े ही 9 सीटों पर थे, आप 39 की जगह शायद 37 सीटों पर लड़े थे। तो स्वाभाविक है कि आप जब 4 गुना सीटों पर लड़ेंगे तो वोट परसेंटेज, आपके वोट परसेंटेज के मामले में आप ज्यादा रहेंगे। लेकिन इस तरह के भ्रामक वो देकर आंकड़े, आप ये ना कहें कि तमिलनाडु में भी आप आगे चल रहे हैं। अब बात आती है कि वास्तव में जो आंकड़े आपने आज तक पर दिखाए, ये आंकड़े केवल दलितों तक, शेड्यूल ट्राइब तक, शेड्यूल कास्ट तक या केवल उस तक आधारित नहीं है। इनमें आप देखिए महिलाओं पर कितना असर पड़ा है, महंगाई का, युवाओं पर बेरोजगारी का कितना असर पड़ा है। युवा आज अग्निपथ हो, अग्निवीर हो, तमाम जो योजनाएं आई हैं, सारे जो पेपर लीक हुए हैं, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इन तमाम चीजों का एक एक करके असर पड़ा है। गरीब की थाली से रोटी गायब हो गई। आपने दही और उसके ऊपर जिस तरह से जीएसटी लगा दिया, जीएसटी कलेक्शन आपने 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचा दिया। कहां से? गरीबों की थाली से आपने जीएसटी को चुराया है। सही पकड़े हैं। नोटबंदी करके आपने अपने धड़ाधड़ मित्रों को मदद पहुंचाई है। आज माइनॉरिटी आपके खिलाफ है, गरीब आपके खिलाफ है, एससी एसटी खिलाफ है, महिला आपके खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि भाई, आपकी नीतियों के कारण ही सारी दिक्कत हुई है। बेरोजगारी से किस तरह से संविधान की रक्षा होती है, महिला अत्याचार कितना बढ़ा है, एससी एसटी पर जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 50% अत्याचार बढ़ गया है। सुसाइड रेट हिंदुस्तान में बढ़ गया है। आईआईटी के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इतनी निराशावादी जो समाज के अंदर निराशा आपने भरी है, उसके मूल सूत्रधार मोदी जी हैं, जिन्होंने नफरत पैदा की है। 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली में दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेता हूं, मॉब लिंचिंग वालों को फूल की माला पहनाना, ये रोज आए दिन संविधान की हत्या हुई है। आपने भारतीय
के जो आत्मा है भारत जी, आलोक की, जी। उसको ठेस पहुंचाई है। आप कम से कम देवरस जी के 2 लेटर पढ़ लीजिए इमरजेंसी के ऊपर, सुधांशु भाई, आपको समझ आ जाएगा कि इमरजेंसी में आरएसएस ने सपोर्ट किया था, ठीक और है। किया था कि नहीं किया था बता के जाइएगा शो के अंत में। इमरजेंसी पर आरएसएस ने सपोर्ट किया था नहीं किया था, इस पर आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन एक और आरोप आपकी सरकार पर सुधांशु जी लगता है, वो ये कि आप सियासी फायदे के लिए दिवस की घोषणा करते हैं। सही बात है। कुछ ऐसे ही दिन हैं जो हमने निकाले हैं, इसमें अगर कुछ बदलाव हो आप बताइएगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में मंजूरी मिली 11 दिसंबर को, आपने ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, उसको भी कई लोगों ने पॉलिटिकली कहा कि आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 19 जनवरी को 21 को ऐलान हुआ, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाएंगे जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में, और मई में बंगाल में चुनाव था, तो इसका वो कनेक्शन एक निकलता है। 14 अगस्त 2021 को ऐलान हुआ कि 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। 9 जनवरी को अनाउंस हुआ कि हम 2022 में कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के बलिदान दिवस पर। मार्च में पंजाब के चुनाव थे। ऐसे ही 12 मार्च 2024 को ऐलान हुआ कि 17 दिसंबर को हम हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे, और लोकसभा इलेक्शंस के जस्ट पहले। तो विपक्ष का यह आरोप है कि आप ऐसे दिवस के जरिए सियासी फायदा लेने की कोशिश करते हैं घोषणाओं के जरिए, जैसा कि अब आप ये कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। संविधान हत्या दिवस, दोनों का जवाब दीजिएगा। अंजना जी, इस प्रकार के आरोप जी इस प्रकार के जो आरोप लगाते हैं, पहले तो क्या विचित्र बात करते हैं आलोक जी। आरएसएस से समर्थन किया था, आरएसएस से प्रतिबंध काहे लगाए थे भाई? आरएसएस वालों को उठा उठा के बंद काहे किए थे? मतलब कुछ कोई बात निकाल कर और उस पर भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे। बाला साहब देवरस जेल में थे, संघ के सर कार्यवाह, क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारक सब जेल में थे, अटल जी अडवाणी जी जेल में थे, असमर्थन किया था तो काहे नहीं आपने क्या लेटर लिख के भेजा कि हमें समर्थन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो फर्जीफिकेशन वाली आप लोग हिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जब जरूरत पड़े तो हाँ आरएसएस ने समर्थन किया था एक दौर में कांग्रेस का, मैं याद दिलाना चाहता हूं सन 62 के युद्ध के समय समर्थन किया था, और ये भूल गए थे कि नेहरू जी की सरकार ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था, और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस को बुलाया गया था। हाँ समर्थन किया था 1965 की वॉर के समय। मैं बताना चाहता हूं ना भाई, दिखा क्या रहे हो, तो प्रतिबंध क्यों लगाया था ये भी बता दो। समर्थन देने वाले पे प्रतिबंध क्यों? आधा सत्य बोलो पूरा बोलो मेरे भाई। 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिन लोगों को बुलाया था उसमें संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी भी थे। अच्छा, अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं। अंजना जी देखिए, जिन दिवसों की बात कही गई मुझे बड़ी वेदना होती है कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास में रोमांचित करने वाला बलिदान है कि छोटे छोटे बच्चे चुन दिए गए, और वो बड़ा वाला बच्चा इसलिए रो रहा था छोटे से कि तू मुझसे पहले शहीद हो जाएगा, मैं बड़ा हूं तो मैं बाद में चुना जाऊंगा। उसके लिए एक शब्द आज तक नहीं निकला। वो करना राजनीति है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, मैं कोट करना चाहता हूं, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के समय कोई जाके चेक कर ले, क्लीमेंट एटली का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब है, जो आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उसमें स्टेटमेंट है कि भारत में इस समय जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। ये 1920 और 30 का नहीं है, ये 1942 का नहीं है। हमें इसलिए छोड़ना पड़ रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन सैनिकों ने पूरी खिदमत की ब्रिटिश क्राउन की, अब उनकी निष्ठा खत्म हो गई है। वो आईएनए की वजह से हुई थी। ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि 18 फरवरी 1946 को नेवी के विद्रोह के बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया था, और क्लीमेंट एटली का यह कोट है कि गांधी जी के बारे में उन्होंने मिनिमल कहा था, जो पीबी चक्रवर्ती चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के किताब की रेफरेंस में है। इसलिए छोड़िए, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में करना राजनीति है। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस करना राजनीति है। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है तो वो भारत की आत्मा पर आघात करता है, जो कहता गुरु गोविंद सिंह जी के चाचा नेहरू का दिवस मनाना, जबकि जब उनकी डेथ हुई ही वॉज 75, वो बाल दिवस कहां से है मेरे भाई? उसका बाल दिवस से संबंध है, और गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बाल दिवस संबंध नहीं है। वो कर दीजिए तो राजनीति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने किया है ईमानदारी से,
देश की मान बिंदुओं से जुड़े हुए जो जो समय थे, जो जो दिवस थे, उन सबको किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जब योग दिवस का प्रस्ताव हम लाए तो 170 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने समर्थन किया। यूएन की हिस्ट्री में आज तक कोई समर्थन नहीं किया, द्वितीय प्रस्तावक बने। यूएन की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है 170 देश सेकंड प्रपोजर बने हो। ये भी ठीक है। इसलिए हमें आपसे कहना चाहते हैं, वास्तविकता यह थी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो आप कहते हैं ये हत्या हुई, तो इसकी मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपने तो बाकी तो छोड़ दीजिए, आपने तो नेता को देश से ऊपर कर दिया। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। जैसे हिटलर ने, रूडोल्फ हेस ने न्यूरेमबर्ग में 1934 में नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी, जर्मनी इज हिटलर। और आप कहते हैं माफी मांगी। मैं कहता हूं कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी है जी। इन्होंने इजराइल हमास को लेकर सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित किया फिलिस्तीन के फेवर में। एक प्रस्ताव दिखाया इन्होंने आपातकाल की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया हो। इंडिया इज इंदिरा की निंदा करते हुए सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव दिखाइए। ये होता ढोंग। आज भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, उस पर खड़े हैं। इजराइल हमास के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, मगर इमरजेंसी के लिए किए गए कुकृत्यों के लिए, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, इसके लिए सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव नहीं। अगर उसके लिए नहीं था तो इजराइल हमास के लिए क्यों था, ये बता दीजिए। ठीक है, इस सवाल का सीधा जवाब आलोक जी। चलो चल के देखते है कि आज भी वो कहावत है ना, कहीं भैया अरे आप कहना क्या चाहते हैं भाई, कभी 1920 में घुमा रहे हैं, कभी 30 में घुमा रहे हैं। प्रतिबंध क्यों लगाया था, प्रतिबंध कब लगा, इमरजेंसी कब लगी, समर्थन कब किया, वो जेल में थे। मैं तो कह रहा हूं हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति, ये तो आपको पता नहीं है। इसमें 2 पत्र उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लिखे। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। इसमें 203 नंबर पेज पर पढ़िएगा और आप कहेंगे तो मैं इसकी प्रति आपको भेज दूंगा, आपके पास नहीं होगी तो, कि किस तरह से आप लोग ढोंग करते हैं। जेल में बैठकर भी आप इमरजेंसी का ही समर्थन कर रहे थे। जेल में इसलिए डाला गया कि आपने पूरे देश के अंदर केरोसिन डाल दिया था और केरोसिन डालकर उसमें तिल्ली लगाते थे। यहां से रामलीला ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड से ये कहा जाता था, ये रामलीला ग्राउंड से कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान की पुलिस और आर्मी सरकार के खिलाफ बगावत कर दे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसका समर्थन कौन कर रहा था भाई? आरएसएस ही कर रही थी। ये किसने कहा था? जेपी मूवमेंट का पूरा आरएसएस। ये किसने कहा था, नाम बोलिए। तो आलोक जी झूठ बोल के मत भागिए। किसी ने भी कहा था, ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था, उसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था। अरे मैं फिर कह रहा हूं, क्या किसी ने भी कहा था, मैं फिर कहूंगा जेपी। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई, सुनते नहीं ना, अब यही तो प्रॉब्लम है। जेपी नारायण, अंजना जी इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, आरएसएस नहीं वो जेपी ने बोला, आप कह रहे हैं किसने भी बोला। सुनिए ना भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अरे सुनिए भाई, प्रभु आपकी दुखती नस मैंने पकड़ ली ना। जो व्यक्ति आर्मी की बगावत की बात करता हो, पुलिस की बगावत की बात करता हो, और उसको आरएसएस समर्थन दे रही थी पूरे मूवमेंट को, सच्चाई थी कि नहीं थी? क्या आप लोगों को देशद्रोही कहा जाए कि नहीं कहा जाए? आप लोग इन अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबरी करते थे कि नहीं करते थे? क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर और द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ आज आपको सुभाष चंद्र बोस जी याद आ रहे हैं? और उस समय पर आरएसएस सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में भारतीय युवाओं की भर्ती करा रही थी। तुम्हें शर्म है कुछ? पूरी तरह से आज तक पे जो रिपोर्ट चली और अंजना जी ने जो कहा कि इन सब चीजों का रिलेशन है, पंजाब में चुनाव होगा तो वहां का हो जाएगा, अब यूपी में गठबंधन करना था तो वहां पर भारत रत्न दे दिया जाएगा, बिहार का चुनाव था तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर को दे दिया जाएगा। क्या 10 साल से चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर तमाम लोग नहीं थे इस समाज के अंदर, चर्चा के अंदर? तो मुझे लगता है कि हर चीज इनके लिए राजनीति है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संविधान को कुचलने का के अलावा इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया है। उस समय के आईबी चीफ टीवी राजेश्वर जी ने आज तक पर स्वयं कहा कि आरएसएस आज वहां पर समर्थन कर रही थी उस समय पर इमरजेंसी का। क्या यह सच है कि नहीं है? क्या आज तक पर चला कि नहीं चला? क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर आपने अंग्रेजों की सेना में भारतीयों की भर्ती कराई कि नहीं कराई? आज भी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वही कर रहे हैं आप। ठीक है। आज भी हमारे तमाम बच्चे, युवा बच्चे यूक्रेन की वॉर में फंसे हुए हैं, इजराइल की वॉर में फंसे हुए हैं। ठीक है, इतना ही टाइम है कि सुधांशु जी जवाब दे सके। आप ये बताइए कितने बच्चे हिंदुस्तान के, ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए। इजराइल और रशिया यूक्रेन की वॉर में कितने हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं? बताइए जरा, कितने वहां पर रोजगार लेने गए और वहां पर फंस गए वो? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विश्व गुरु साहब को अपनी आत्मस्तुति से आगे कोई चिंता नहीं। 84 के दंगों पर पूर्व प्रधानमंत्री तक ने माफी मांगी,
लेकिन इमरजेंसी पर माफी नहीं मांगी, ये उनका प्रश्न था, इसकी वजह वो पूछ रहे थे। सिर्फ एक लाइन में जवाब आलू जी। देखिए, मुझे लगता है हमने इमरजेंसी के लिए भी खेद व्यक्त किया। ठीक। बालासोर में, उड़ीसा में इंदिरा गांधी जी ने खेद व्यक्त किया, उसके बाद तमाम बड़े लीडर्स ने खेद व्यक्त किया, लेकिन आरएसएस खेद व्यक्त करे क्या इमरजेंसी का ठीक है, सपोर्ट सुधांशु जी जल्दी से। मैं कहना चाहता हूं, आलोक जी ने बोला, दर्शक समझ सकते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो मेरे भाई, कि जेपी का भी सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी का भी सपोर्ट किया और उसके बाद आपने हमें जेल में डाल दिया। तो गजब बात भाई, कुछ तो तर्क में थोड़ा तथ्य ध्यान रखिए कि आप कह रहे हैं जेपी ने बोला कि आर्मी बाहर आ जाए और उसका आरएसएस ने समर्थन किया, फिर आप कह रहे हैं इंदिरा जी का लिख के समर्थन किया, फिर इंदिरा जी ने जेल में डाल दिया। और अगर यह है तो मैं कहना चाहता हूं दर्शकों से जाके चेक करिए, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी द वर्ल्ड पार्ट 2, इमरजेंसी के समय किस ढंग से केजीबी ने भारत के पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया था। यूरी बेजमेनेव के स्टेटमेंट को देखें जिसमें यहां तक आरोप है कि सीधे कांग्रेस पार्टी के पास पैसा आता था। मेरे भाई, उस समय की क्लासिफाइड, और अगर कांग्रेस में कुव्वत है तो उस किताब के ऊपर मुकदमा करे जाकर। आपने तो यह कहा ना, उसने कहा कि भारत की पूरी व्यवस्था उसके चंगुल में थी, और अगर देखा जाए तो आपने उस समय कम्युनिस्टों के चंगुल में रहते हुए संविधान का प्रिएम्बल बदल दिया था। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। सेकुलर सोशलिस्ट इसलिए डाला, आपने पहले फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म किया, प्रीवी पर्स खत्म किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाए, फिर सोशलिस्ट वर्ड तक ले आए, और अब जितने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं सब में साफ है। मैं दर्शकों से कहता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करना, आलोक जी की बात पे। किताब जाके पढ़ना, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2, किताब जाके पढ़ना, ये वेबना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, किताब जाके पढ़ना, वहां पर सारी बातें कि यूरी बेजमेनेव का स्टेटमेंट पढ़ना, साफ हो जाएगा इमरजेंसी क्यों लगाई गई, जो संविधान आपका हथियार था, अब साफ दिख रहा है कि सरकार उसको लेकर आक्रामक हो गई।